हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गैस, क्लास शुरू करते हैं। हमारी चल रही थी एक सीरीज क्लास 7 की एनसीईआरटी अध्याय 6 जो थी नगर, शिल्पीजन और व्यापारी। उनके बारे में मैंने वहाँ तक पढ़ लिया था। अब यहाँ आ गए, आपको अच्छे से पता ही होगा। चलो देखते हैं इसका क्या है। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद गुजरात में जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, मतलब उभर कर आए। लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। जब देखो गुजरात के अहमदाबाद जैसे जे विकसित हो गए, तो जे तंजावुर जैसे नगर पहले विकसित थे, अब वो सिकुड़ गए, मतलब सिकुड़ के छोटे रह गए। इस तरीके से हो गए सिकुड़। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। वह 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक न सके। देखो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ तो मशीनों से कपड़े बनते थे, वहाँ औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो मशीनों से कपड़े जल्दी बन जाते थे इंग्लैंड में। लेकिन भारत में हाथों से कपड़े बनते थे, तो टाइम लगता था और बहुत सारा टाइम लगता था, और उसमें बहुत सारे पैसे भी लगाने पड़ते थे। इसलिए अपने भारत के कपड़े महंगे थे, वहाँ के सस्ते थे। तो भारत में अब देखो, आप इसी का उदाहरण देख लो कि जब वहीं 10 रुपये की चीज़ बिक रही होगी, वहीं 100 रुपये की, वो एक ही चीज़, तो आप 100 रुपये की चीज़ क्यों लोगे जब 10 रुपये में ही लोगे? इसलिए अपने भारत के बहुत सारे बुनकर और बहुत सारे व्यापारिक केंद्र भ्रष्ट हो गए। अब देखो, सबसे 3 चीज़ें हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत, ये महत्वपूर्ण हैं। आप इनको अच्छे से देखना और अच्छे से देखो, बहुत अच्छी चीज़ है। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य, ये हम्पी का एक वो है चित्र, आप देख लो ध्यान से, इसी के बारे में पढ़ेंगे। हम्पी नगर कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। हम आपको बता दें, देखो ये मैप देखते चलो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम्पी देखो, ये रहा हम्पी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी पे, ये रही कृष्णा, इधर है तुंगभद्रा नदी पे। अब आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। स्थित है यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसालों का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि शिलाखंडों को आपस में गूंथा गया था। इस तरीके से देख लो उदाहरण, कहीं मतलब सीमेंट या चूना पत्थर कुछ नहीं दिख रहा, बल्कि गूथा था। अब किलाबंद नगर, एक पुर्तगाली यात्री डोमिस पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते, उस द्वार के भीतर राजा के एक अत्यंत दृढ़ प्राचीबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति में से बनाए गए भवनों की अत्यंत कतारें हैं, जिनकी छत सपाट चपटी है। इस आपके विचार क्या हैं? इसमें तो कुछ दिया गया, तो ये भी पढ़ दे रहा है, देखो पढ़ना चाहिए। अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशय एवं नहरों के निर्माण में काफी रुचि ली। मालदेवी नदी के ऊपर 1.33 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ। कृष्णदेव राय ने 2 पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहां से जल को जल सेतु और नहरों के द्वारा बगीचे और खेतों के तक सिंचाई के लिए पहुंचाया गया। ये कोई जरूरी नहीं है, पर फिर भी पढ़ दिया। अब यहाँ से देख,
हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी, एक महत्वपूर्ण कला थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुम्बद थे। वहाँ स्तंभ वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले मतलब आरे बनाए हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और टोंडों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दियों के अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागर, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारी के एजेंटों का जमघाट लगा रहता था। ये हम्पी का एक कुछ चित्र है, देखना। हम्पी का विद्युत मंदिर का एक पत्थर का रथ, ये रथ है, देखो ये हाथी है, ये देखो पहिए की नुमा इस तरीके से, ये पत्थर का है। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियों, उस टाइम देवदासियां भी होती थी। विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजनों के समझ नृत्य किया करती थी ये देवदासियां। महानवी पर्व, जो महानवी मतलब अब आपको पता चलेगा, जो अभी हम नवरात्रि मनाते हैं वो महानवी कहलाती थी। महानवी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि उस टाइम ही मनती थी कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। ये बहुत प्राचीन काल से ही नवरात्रि मानी जाती है, आपको यह पता चल गया होगा। पुरातत्वविदों ने उस महानवी मंच को खोज निकाला जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था। और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने और उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य और संगीत तथा मल्लयुद्ध के कार्यक्रम भी देख सकता था। अब आपको कोई पूछे कि राजा का वह कौन सा स्थान था जहां वो मल्लयुद्ध भी देखता था और नृत्य भी देखता था और उससे उपहार भी लेता था, तो वो स्थान था महानवी। 1565 में दक्खनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदाबाद, बरार और बीदर के शासकों के हाथों से विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का भी विनाश हो गया। अब आपसे कोई पूछे, मतलब एक अच्छा पॉइंट बन गया कि विजयनगर साम्राज्य की पतन का कारण क्या था, पतन कब हुआ, किस काल में हुआ, तो 1565 में हुआ। और किस किस के हाथों हुआ, तो गोलकुंडा के सुल्तानों, दक्कनी के सुल्तानों, बीजापुर के, अहमदाबाद, बरार और बीदर के आदि के। और कुछ एक ऐसा वाणिज्य केंद्र क्या होता है, देखो, एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाले माल की खरीद और बेचा जाता है, उसे वाणिज्यिक केंद्र कहते हैं। और हुंडी किसे कहते हैं, एक ऐसा दस्तावेज जिसे एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी कहीं अनंत वस्तु करके जमा की जाती गई राशि की प्राप्त की जा सकती है। इस तरीके से आज की वीडियो वैसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार, आपको सूरत भी दिखा देते, पश्चिम का प्रवेश द्वार कहलाता है। एरा सूरत, यहाँ अंग्रेजों की 1608 में पहली राजधानी बनी थी सूरत, जो पश्चिम का प्रवेश द्वार कहलाता है। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ की गई थी, सूरत में। कब हुई थी, 1608 में। सूरत मुगल काल में कैवे, जो आज के माता, और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के शासक गुजरात में पश्चिम व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया। सूरत ओरमुझ की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सबसे पॉइंट कई पूछे कि सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है, ऑफकोर्स कहा जाता है। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में भिन्न
1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा थोक फुटकर कीमतों पर बेचती थीं। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियां या जरी के लिए प्रसिद्ध थे। एक महत्वपूर्ण है, वन लाइनर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम अंडरलाइन करें, आप उसे ध्यान से देखना, नोट कर लेना। और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोपियों में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह, या जो आज की कहते हैं कि अपनी जो विशाल क्या बोलते हैं उसे, नाम नहीं आ रहा है, आश्रम धर्मशाला वो बनाकर रखे थे उस टाइम। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजन स्थल थे। सूरत में गठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत से जरी की की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक, बसारा और बेल्जियम एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त की थी। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बंजारों तथा उत्पादक की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई, वर्तमान मुंबई से प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन हुआ, जहां 1688 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। मैंने कहा था आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको सच में अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे लिए इतना टाइम निकालने के लिए धन्यवाद।